हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सवालों को कवर किया था 25 तक। हम लोग इस वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में जो हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है उसका 8th पार्ट, जिसमें कि हम फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर सवालों को देखेंगे, उसमें हम लोग 110 सवालों को देखेंगे। तो हिंदी में मैंने सवालों को लिख लिया हुआ है, अब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और पीपीटी तैयार करना है। उसके बाद वीडियो आपके सामने होगा। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि एनसीईआरटी सीरीज में मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जब तक मैं सारे ही चैप्टर्स करवा ना दूं इस सीरीज में, वो सीरीज चलता रहेगा, साथ में ये पैरेलल चलेगा। 25 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। एक परमाणु में आप जानते हो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बल काम करता है। इस बल को हम लोग नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिक के अंदर है ये, तो नाभिकीय बल बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बल होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी बल काम करता है, वो होता है विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल ये आवेशित कण के ऊपर काम करता है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम करता है। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है इस पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं। वहीं नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी विद्युत स्थितिक बल काम करेगा, लेकिन नाभिकीय बल ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उसके सामने ये विद्युत स्थैतिक बल नगण्य हो जाता है। तो विद्युत स्थैतिक बल के बारे में आप याद रखें कि ये आवेशित कणों के बीच काम करता है। नाभिकीय बल के लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल काम नहीं करेगा। ना ही न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल काम करेगा। लेकिन नाभिकीय बल ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करेगा। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? यह है स्क्लेरेन्काइमा। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा गया। उत्तक आप जानते हो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो जिस उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसे विभज्य उत्तक बोलते हैं। लेकिन जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद हो जाएगी, यानी कि अब और ज़्यादा नए सेल्स नहीं बनेंगे पुराने सेल्स से, तो हम उसे बोलेंगे अस्थायी उत्तक। सिंपली याद रखो, विभज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती है, अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। अस्थायी उत्तक को फिर से दो पार्ट में बांट दिया, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, जटिल अस्थायी उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। सरल अस्थायी उत्तक को 3 पार्ट में बांट दिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये भोजन को संचित करने का काम करता है, कोलेन्काइमा के कारण पौधे में लचीलापन होता है और स्क्लेरेन्काइमा के कारण पौधे कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इसके अलावा और भी अंतर होते हैं, जैसे जैसे सवाल आएगा हम लोग उन सारे ही अंतरों को देख लेंगे। जटिल अस्थायी उत्तक में फ्लोएम है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य यानी कि मछली, आप जानते हो गलफरे से सांस लेती है मछली, सही है। मछलियां दो प्रकार की होती है, एक वो होती है जिनका अंतःकंकाल केवल हड्डियों का होता है, उसे हम आस्थिल मछली बोलते हैं, और एक वो होती है जिनका अंतःकंकाल उपास्थियां होती हैं, उनमें केवल उपास्थियां, तो उसे हम उपास्थिल मछली बोलते हैं। तो ये भी सही है। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का जो 8th पार्ट आने वाला है, उसमें फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम लोग ये सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये शल्क है, शल्क बहिर्कंकाल के रूप में काम करता है, ये भी सही है। अगला है देखो ए नंबर में स्यूडोसिलोम की उपस्थिति। स्यूडोसिलोम ना, ये एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम निमेटोडा होता है, फाइलम निमेटोडा, इसी को हम लोग एस्क हेलमिंथस बोलते हैं। इसके अंदर जो जानवर आते हैं जैसे कि वुचरेरिया, स्कैरिस, पिनवर्म, आईवर्म, ये सारे जो जानवर हैं ना, इन सब में स्यूडोसिलोम होता है। तो ए हमारा राइट आंसर। सिलोम को हम लोग बोलते हैं देहगुहा, तो इनमें कूट सिलोम होता है, यानी कि कूट देहगुहा, झूठा देहगुहा होता है। लेकिन मछली ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएगा। तो कॉर्डेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इन सब में सिलोम होता है। इन सब में ट्रू सिलोम होता है, वास्तविक सिलोम होता है। वहीं पोरीफेरा के जानवर, निडेरिया के जानवर, प्लेटीहेलमिंथस के जानवर, इन सब में सिलोम नहीं होता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है महिला के अंदर जब वह गर्भवती होती है, जब उसके गर्भाशय में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है।
इस प्लेसेंटा और इस एम्ब्रियो को जोड़ने का काम करता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का क्या काम है? इस बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको चाहिए ऑक्सीजन। कहाँ से मिलेगा? माँ के बॉडी से मिलेगा। मदर का जो ब्लड है उस ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट इस प्लेसेंटा से होते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए इस एम्ब्रियो के अंदर पहुंचेगा। साथ में इस एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, बेकार की चीज़ें बन रही है, वो इसके बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में और फिर माँ के ब्लड में और फिर माँ के ब्लड से वो उत्सर्जित हो जाएगा। तो प्लेसेंटा का काम क्या हुआ यहाँ पर? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा को हम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा ये जब तक रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बनाता है। मेनली आपको यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ध्यान में रखना है कि ये सारे हार्मोन्स बनते हैं प्लेसेंटा के द्वारा जब महिलाएं गर्भवती होती है। रक्त में शर्करा यानी कि शर्करा बोले तो चीनी, शुगर। तो रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें अंतःस्रावी भाग और बहिर्स्रावी भाग, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह यह काम करता है। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग है उसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ना दो तरह की कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। ये जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है। ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको डाउन करने का काम करता है। वहीं जो अल्फा कोशिका है ये ग्लूकागन हार्मोन बनाती है और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा हमारे ब्लड में। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब अग्नाशय का जो बीटा सेल है ये इंसुलिन का स्राव ज़्यादा करेगा ताकि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकागन स्रावित होगा ताकि ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटन ये कॉपर और निकल का मिश्र धातु है। मैंगनीन में क्या होगा? कॉपर निकल तो होगा ही, साथ में मैंगनीज आ जाएगा। और नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट, मैंगनीन और नाइक्रोम, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। प्रस्वेदी यौगिक ये वो यौगिक है जो हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5, ये सारे के सारे हैं प्रस्वेदी यौगिक। इसीलिए इस सवाल को इग्नोर कर दिया गया सारे ही कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसका आंसर सभी सही है। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। आप जानते हो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। हमसे आवेश पूछ रखा है तो I × T हो जाएगा। सारे के सारे मात्रक जो है वो कुलम में दे रखे हैं। कुलम ये विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो जब हम यहाँ पर मान को डालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो सारे ही SI मात्रक में डालेंगे। करंट का हमें ऑलरेडी SI मात्रक में दे रखा है 0.6। टाइम का SI मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहाँ मिनट में दे रखा है, तो हमें पहले इसे SI मात्रक में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर के SI मात्रक में सही आंसर आएगा। तो 6 × 60 हो जाएगा, सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके। 216 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और पढ़ते आप आ रहे होंगे। यह है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। और यहाँ पर सिक्का ग्लास में गिर गया क्योंकि ये था विराम के जड़त्व में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्का विराम के जड़त्व में था, कार्ड मोशन में आया और ग्लास में ये सिक्का नीचे गिर गया। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। यह है फॉर्मिक अम्ल और इसी का IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड। देखो लास्ट में ओइक एसिड लगा हुआ है, तो जब भी लास्ट में ओइक एसिड लगा होगा तो वो अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य होगा।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य होगा। ये जो मेथनोइक अम्ल है ना, ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये अम्ल हुआ। और बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है क्षारीय। तो ये क्षार है और ये अम्ल है, आपस में अभिक्रिया करके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का डैश हो जाता है। भार बराबर क्या होता है, m में g होता है। आप जानते हो द्रव्यमान ये कभी नहीं बदलता। आप चाहे किसी भी ग्रह पे चले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। लेकिन चंद्रमा पर जो भार है किसी वस्तु का, चंद्रमा पर जो भार है m फॉर मून, ये पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, द्रव्यमान तो चेंज हुआ नहीं, तो फिर क्या चेंज हुआ जिसके कारण ये भार कम हो गया? तो इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा पर जाने के बाद, उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा GE/6। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, इसीलिए भार में कमी आती है। सी हमारा राइट आंसर। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। जब आप किसी भी वस्तु को जमीन से उठा करके किसी हाइट पर लेकर के जाते हो, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान m है और आप h हाइट तक उठा करके लेकर गए, तो जब आप उठा करके ले गए इसका मतलब आपने कुछ कार्य किया, क्योंकि आपने एक बल लगाया। पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन आप विपरीत दिशा में आपने एक बल लगाया। तो आपने बल लगाया ऊपर की दिशा में और विस्थापन भी ऊपर की दिशा में, तो आपने कुछ कार्य किया। W बराबर F/H आपने काम किया। तो जितना भी आपने काम किया ना, वो इस वस्तु में स्टोर हो गया, संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। यहाँ से भी आप सोच सकते हो, F के जब आप mg डालोगे और यहाँ पर h हो जाएगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर mg आपने कैसे डाला? आपको कैसे मालूम कि जो बल लगाया गया है ऊपर की दिशा में वो mg के बराबर है? क्योंकि आप वस्तु को उठा करके ले जाओगे तो कम से कम आपको mg के बराबर तो बल लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर mg से थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हम mg के बराबर मानकर चलते हैं। तो आप चाहे जैसे सोच लो, आप सिंपल से याद रखो, जब आप किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर लेकर के जाओगे तो आपने कुछ कार्य किया, वो सारा कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यही स्थितिज ऊर्जा हमें दे रखा है 9800। यहाँ से h क्या हो जाएगा, 9800 बट्टे में m/g। m का मान 70 kg दे रखा है। सारे के सारे मान SI मात्रक में है, तो सारे वैल्यू हम SI मात्रक में पुट करेंगे। 70 kg है, ऑलरेडी SI मात्रक में है। g का मान यहाँ पर 10 लेंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है, आपसे जब एग्जाम में पूछा गया था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि g का मान आपको इतना लेना है, 10 लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर g का मान 10 लिया। सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 7 से ये 98 कैंसिल आउट होगा 14 टाइम्स, तो 14 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब तक आपसे ना कहा जाए जी का मान 10 लेना है, तब तक आप जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए अंतरकोशीय प्रसार यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है। हम चाहते हैं कि कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा हो, तो इनमें से कौन से ऊतक के पास ये होगा? आपसे सवाल में ये पूछा गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अस्थायी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मैंने यहाँ पर कोशिका दिखाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये जो सर्कल है ना, ये कोशिकाएं हैं। तो देखो, पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है। ये रिक्त स्थान आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, कोलेनकाइमा में कम दिख रहा है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिक्त स्थान है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान। तो किस में ज़्यादा है ये अंतरकोशिकीय स्थान? ये पैरेन्काइमा में ज़्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर पैरेन्काइमा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु डैश परमाणु सबसे छोटा होता है। यह सवाल सारे ही कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर कर दिया गया। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे छोटा तत्व है,
सबसे छोटा तत्व है वो है हाइड्रोजन और सबसे बड़ा तत्व है सीजियम। फ्रांसियम का साइज हम इससे बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व है तो हम इसे हटा करके चलते हैं। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है पूरे आवर्त सारणी में। तो इस हिसाब से हमारे इस सवाल का जवाब होगा, यहाँ पर हमारा सीजियम आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, जो कि आपको विकल्प में नहीं दिख रहा है सीजियम कहीं पर भी। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप। अब देखो मोल कैसे निकाला जाता है, मोल कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो, मैं यहाँ पर उस वीडियो को डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मोल हम कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ये मॉलिक्यूल्स में दे रहा हूँ जो आप अच्छे से ध्यान में रखो। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इन सारे मॉलिक्यूल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल का कितना द्रव्यमान है। यहाँ लिखा हुआ है कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जल का जब 1 मोल लेंगे तो उसका द्रव्यमान 18 ग्राम आएगा, या फिर उल्टा बोल दो, जब हम 18 ग्राम जल का लेंगे तो बोलेंगे कि वो 1 मोल के बराबर है। ऐसे ही ये भारी जल है, भारी जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 20 ग्राम पर मोल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 ग्राम पर मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम पर मोल है, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल है। यानी अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 ग्राम ले लें तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मोल को आप सिंपली MOL भी लिख सकते हो या फिर MOL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो 98 ग्राम होता तो हम 1 मोल बोल देते, लेकिन हमारे पास तो 25 ही ग्राम है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देना है, 1/98 और इंटू में 25। 98 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/98 मोल, तो 25 ग्राम में 1/98 गुने में 25। सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका डी आएगा। मान लो आपसे मोलर द्रव्यमान ना पूछा, आपसे पूछा मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, तो कुछ नहीं करना है आपको। आणविक द्रव्यमान पूछेगा ना तो ये जो ग्राम पर मोल दे रखा है उसको हटा देना, सिंपली आप 18 बोल देना, सिंपली आप 20 बोल देना। यानी अगर हम आणविक द्रव्यमान बोल दें यहाँ पर तो ग्लूकोज का 180, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, H2SO4 का 98, D2O का 20 और जल का 18। यूनिट क्या होगा यहाँ पर, या तो आप यूनिट मत लगाओ क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, हम U से डिनोट करते हैं इसे, यूनिफाइड मास। आप चाहो तो U लगा दो, या फिर आप सिंपली नहीं भी लगाओगे तो सामने वाला समझ जाता है कि ये यूनिफाइड मास है। लेकिन जब आपसे मोलर द्रव्यमान पूछेगा ना तब आपको ग्राम लगाना पड़ेगा। जब मोलर द्रव्यमान पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा 18 ग्राम। जब आपसे मोलर द्रव्यमान पूछेगा भारी जल का तो आपको बोलना पड़ेगा 20 ग्राम। यानी ग्राम लगाना जरूरी है, वरना वो मोलर द्रव्यमान नहीं कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ये सवाल रिपीटेड है, मैं इस सवाल को दोबारा से नहीं लेता, लेकिन यहाँ गलती से मैंने ले लिया हुआ है। आंसर आप जानते हो, नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। आप क्लोरीन की संयोजकता कितना जानते हो? क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, 281। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम बोलेंगे इसकी संयोजकता 1 है, 1 है। लेकिन हमसे पूछा है ऑक्सीजन के सापेक्ष, सिंपली पूछता क्लोरीन की संयोजकता तो हम 1 टिक मार देते, लेकिन हमसे पूछा है ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं, बैलेंसिंग करना होता है, तब जाकर के जो कंपाउंड बनेगा उससे हमें पता करना होगा कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना है। तो इतना करना मुश्किल है और इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। आपसे ज़्यादा चांस है, 99% ये चांस है कि आपसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही मैंने देखा है, जब भी पूछा है तो पूछा गया है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपसे सोडियम का वैलेंसी पूछे, आंसर 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 होगा, एल्यूमिनियम का 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, सिलिकॉन का 6 होगा, क्लोरीन का 7 होगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। ये सारे जो तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे आवर्त संख्या 3 के तत्व हैं। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। प्रत्यय बोले तो सफिक्स, सफिक्स जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो अगर किसी कंपाउंड के, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड के कार्बनिक यौगिक के लास्ट में ओल लगा हो, जैसे कि आपने सुना होगा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, तो लास्ट में देखो ओल लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। आप जानते भी हो एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल अल्कोहल होता है।
मेथनॉल जहरीला अल्कोहल है, एथेनॉल लोग शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब लास्ट में अल लगा हो, जैसे कि मैथेनल, तो लास्ट में देखो अल लगा हुआ है, तो जब अल लगा हो मतलब ये एल्डिहाइड का सदस्य है, एल्डिहाइड का सदस्य है। जब लास्ट में ओन लगा हो, जैसे कि एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। एसीटोन ये सिंपलेस्ट कीटोन है, यानी इससे छोटा कीटोन नहीं होता है, इससे और छोटा कीटोन नहीं होता है। एसीटोन में 2 कार्बन होता है, तो एसीटोन में देखो लास्ट में ओन लगा हुआ है, इसी को हम प्रोपेनोन लिखेंगे तो लास्ट में ओन आएगा, तो ओन है मतलब वो कीटोन का सदस्य है। और ओइक अम्ल, यहाँ पर सिंपली ओइक है लेकिन ओइक अम्ल होता है। ओइक अम्ल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया, मेथनोइक अम्ल 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल में भी ओइक अम्ल था, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा ऑन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिका ये कौन सी कोशिका है, स्पर्म, शुक्राणु। तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन ये होता है टेस्टिस में, यानी कि वृषण में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बनता है वृषण में, और वृषण में ही स्पर्म्स बनते हैं। जब ये हार्मोन बॉडी में बनना स्टार्ट होता है तब जाकर के ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.4 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। जब बंदूक से बुलेट फायर होता है तब बंदूक पीछे की ओर झटका खाता है। यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने बंदूक पे फोर्स लगाया, सेम परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन का। तो हमसे ये कहा गया है कि जब बुलेट फायर हुआ तो ये 90 मीटर प्रति सेकंड से फायर हुआ और बुलेट का द्रव्यमान 0.04 kg दे रखा है, तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाएगा। बंदूक का द्रव्यमान 120 kg दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताओ कितने की स्पीड से ये बैक डायरेक्शन में जाएगा। सिंपली आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये वाला फार्मूला आप ध्यान में रखो। चलो हम निकालते हैं यहाँ पे -mb यानी कि बुलेट का द्रव्यमान जो कि 0.4 है। सारे यूनिट जो है SI मात्रक में दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर SI मात्रक में पुट करोगे। बुलेट का जो स्पीड है ये है 90 मीटर पर सेकंड में है, द्रव्यमान kg में है, कोई दिक्कत नहीं है। और बुलेट गन का द्रव्यमान 120 ये भी SI मात्रक में है। इसको सॉल्व करेंगे हम, आंसर हमारा आएगा 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। माइनस में आंसर क्या होगा, डी। आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लगा होता तो हम टिक मार देते, वही नहीं लगा हुआ है तो हम बिना माइनस वाला टिक मार देंगे। यहाँ पर तो किसी में नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर होता माइनस के साथ तो हम माइनस वाले को टिक मारते हैं। माइनस हमें यहाँ पर क्या बताता है, माइनस हमें ये नहीं बता रहा है कि वैल्यू कितना छोटा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 3 और -3 कौन छोटा है, -3 बोलोगे, लेकिन यहाँ पर इस माइनस का वो मतलब नहीं है कि वैल्यू बहुत छोटा है। यहाँ पर माइनस दिशा को बताता है कि भाई जिस दिशा में बुलेट गया ना उसकी दिशा में गन का डायरेक्शन है। तो ये माइनस जो है हमें बस दिशा बताता है और कुछ नहीं। आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर गन और बुलेट वाले केस में मोमेंटम कंजर्व होता है, संवेग संरक्षित होता है, और मोमेंटम कंजर्वेशन से ही ये वाला फॉर्मूला आता है। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जिसके पास ज़्यादा शक्ति है उसके कार्य करने की दर उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो 2 व्यक्ति है ए और बी, एक का कार्य है 10 वाट और एक का शक्ति है 10 वाट और एक के पास शक्ति है 15 वाट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 10 जूल काम करेगा और ये 1 सेकंड में 15 जूल काम करेगा। तो शक्ति से हमें क्या मालूम चलता है, शक्ति से हमें ये मालूम चलता है कि कौन कितना तेजी से काम कर देगा। जिसके पास ज़्यादा शक्ति उसके कार्य करने की दर उतना ज़्यादा होगा। आंसर हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है। बल हो गया और वेग हो गया ये सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा, शक्ति, कार्य ये सब अदिश राशि है।
नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? रासायनिक गुण, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, 19 होता है पोटेशियम का, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 11 होता है सोडियम का और 4 होता है बेरिलियम का। तो एक समूह के अंदर जितने तत्व आते हैं ना, उनका रासायनिक गुण लगभग समान होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं उनका लगभग समान होता है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर लो कि जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप में और कौन से इनमें से तत्व हैं। तो मैग्नीशियम ग्रुप में आपको बेरिलियम दिख रहा है और यहाँ पर बेरिलियम दे रखा है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम और बेरिलियम का जो रासायनिक प्रॉपर्टी है लगभग समान होगा। सिर्फ इसी का नहीं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का भी लगभग समान होगा। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाता है NaHCO3, इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। और कोई खाने वाला कमजोर अम्ल लिया जाता है, खाने वाला कमजोर अम्ल लिया जाता है। तो यहाँ पर टार्टरिक अम्ल जो है ये खाने वाला कमजोर अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क जो सेल है उसकी कोशिका भित्ति में सुबेरीन होता है, ठीक है। कॉर्क सेल का जो सेल वॉल होता है वो सुबेरीन से बना होता है। सुबेरीन ये मोम जैसा सबस्टांस होता है, मोम जैसा ये सबस्टांस होता है, ये पानी और गैस को पार नहीं करने देता अपने से। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सुबेरीन ब्लॉक कर देता है रास्ता को गैस और पानी के लिए। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही मजबूत क्षार है। साधारण नमक NaCl होता है, pH 7 होता है। तो pH 7 किसी लवण का होने का मतलब ये हुआ कि वो जो लवण है ना, वो जो नमक है, वो जो सॉल्ट है, वो बना होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने आपसे कहा कि ये मजबूत क्षार है। अब यहाँ पर देखो मजबूत अम्ल कौन सा है, मजबूत अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये मजबूत अम्ल और ये मजबूत क्षार मिल करके लवण बनाएगा NaCl और वाटर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गया। सी हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड पार्ट भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।